मेरा नाम छबीली है। मैं यह दुख भरी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह कहानी जेल के पीछे की 15 साल की मुजरिम लड़की की कहानी है। आखिर मुजरिम लड़की ने आईजी के कान में ऐसा क्या कहा कि वह उसकी बात सुनकर लड़की के पैरों में जाकर जाकर पड़ा। आपकी भी रूह कांप उठेगी। आज तो आईजी साहब के लिए जैसे कयामत आ गई। एक लड़की की बात पर करंट खाकर पीछे हटा। उसकी बात सुनकर उसे जोर से झटका लगा था। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो डर से सर हिलाता हुआ पीछे दीवार की ओर खिसक रहा था और वह उसके सामने खड़ी लड़की बस हंसे जा रही थी। वह लड़की उसकी बेटी की से छोटी उम्र की थी। वह उसके साथ कैसी अनोखी बात कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है दुनिया में। तो यह कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, यह उसकी ज़िंदगी थी। एक हकीकत भरी ज़िंदगी, एक जीते जागते इंसान की ज़िंदगी। मगर उसे ऐसा लग रहा था वह किसी कहानी का किरदार बन गया हो। यह मोड़ भी उसकी ज़िंदगी का किसी फिल्म की तरह ही था। जितने कितने ही पल लगे थे उसे खुद को संभालने में। वह फिर से उस लड़की के पास गया और उसने फिर वही सवाल पूछा, उसकी पहचान के बारे में, उसके परिवार के बारे में और उससे उस जुर्म के बारे में जो उसने बताया था। मगर लड़की के जवाब वहीं पर था। लड़की का जवाब अभी भी वही था जो उसने चुने हुए लोगों के लिए काफ़ी था। वो लड़की जो उसके सामने मुजरिम बनी खड़ी थी, उसके कत्ल जैसे संगीन जुर्म किया था। वो जो उसकी बेटी की उम्र की थी, उसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, जो शक्ल से बहुत मासूम लग रही थी, मगर उसकी आंखें उसके उस चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। और अगर कोई नज़र परखने वाला होता तो उसकी आंखों में लिखी हुई दास्तान आसानी से पढ़ सकता था। मगर वह चेहरा परखने वाला तो नहीं था, लेकिन समझदार भी नहीं था। मगर उसे वह चेहरा जाना पहचाना जरूर लगा। उसे नौकरी करते बहुत साल हो गए। वह इस तरह के लोगों से मिला था और वह अच्छी तरह से जान गया था कि यह लड़की सच कह रही थी। मगर उसका सच उसकी जान लेने लगा, उसका दम घुटने लगा था। वहाँ पर उसकी तफ्तीश करने आया था। मगर अब उसे ऐसा लग रहा था मुझसे ज़्यादा कोई सवाल ही नहीं कर सकता और ज़्यादा उसका सामना भी नहीं कर सकता। वहाँ से वह घर आ गया। घर आकर आज वह अपने कमरे में बैठे खिड़की खुली आंगन में देख रहा था और साथ में उसके वर्तमान के झरोखों में भी झांक रहा था। जब उसकी बेटी उसके कमरे में आई, कुछ देर पहले ही उसने अपनी बेटी की शादी की थी। वह अपने घर से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहती थी। इसका अंदाज उसके खिलखिलाती हुई आवाज़ से हो जाता था। जब वह बात पर हंसती और खूब खिलखिला कर हंसती। उसने अपने बाप को हमेशा से ही ऐसा ही देखा था, बहुत ही खुशनुमा और नरम मिजाज। काफ़ी हद तक उसकी तन्हाई पसंद थी। उसने कभी भी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा था। उसकी माँ अक्सर गुस्सा कर जाया करती थी और उसे भी डांट भी दिया करती थी, मगर पिता तो उसने कभी भी गुस्से में नहीं देखा। मगर उसकी एक बात तो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई थी। वह काफ़ी हद तक तन्हाई पसंद करते थे और हद से ज़्यादा शांत भी रहते थे। ऑफिस से घर आने के बाद वो अपना सारा टाइम दोनों माँ बेटी के साथ गुजारते थे। मगर रोहिणी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं हैं, जैसे उन दोनों से बहुत दूर हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो उसके पिता को परेशान करती है, मगर वह उससे अपने शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते थे। फिर कई बार उसने दबे हुए शब्दों से अपने पिता से इस बारे में पूछा और वह हमेशा उसको टाल दिया करते थे। वह एक मुजिम तौर पर कोशिश करते थे कि वह अपने गुजरे हुए कल को भूल जाए, मगर उन्हें अपना गुजारा हुआ कल लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं भूला जाता। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जो उनकी पुरानी यादें याद दिला देती थी। कभी कोई बात, कभी कोई चीज़, कभी कोई शब्द उनसे पुतला बनकर उनकी नज़रों के सामने लाकर खड़ा कर देता था और वह
फिर बेबसी की मूरत बने उसको देखने लगे थे। उनकी मोहब्बत की दास्तान भी अजीब थी। उसे पाकर भी उन्होंने अपने हाथों से खो दिया था, मगर अगर वह चाहते तो सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकते थे, मगर उनकी मजबूरी उनके आड़े आ गई और अपनी बुज़दिली और मजबूरी के हाथ उन्होंने अपनी मोहब्बत को गँवा दिया। आज भी वह अपनी पुरानी यादों को गमज़दा दास्तान खोले बैठे थे। वह अपनी बेटी रोहिणी उनके कमरे में आई और उनके सामने धीरे से बैठकर उनसे पूछने लगी कि पिताजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों रहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है? बेटी की बात पर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू रखे और उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह थोड़े थके हुए हैं इसलिए कमरे में आकर बैठ गए। वो उसे क्या बताते कि आज उन पर कोई क़यामत टूटी हुई है। उनके अतीत की जुड़ी हकीकत उनके सामने आ खड़ी हुई है और उनकी बेटी बेबसी उनके कोई तमाशा देख रही थी। उसने अपनी बेटी से अपनी आँखों की नमी छुपाने के लिए चेहरे का रुख मोड़ लिया, मगर वह उसी की बेटी थी और माँ से ज़्यादा अपने पिता के करीब थी और अपने पिता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसने कहा कि आज मुझे बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना ज़्यादा परेशान करती है? जवाब दीजिए पिताजी, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको चैन नहीं लेने दे रही है? मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी, मैं आपका राज अपने तक ही रखूँगी। आज उसका दिल भी गम से फट रहा था। आज वह खुद को बहुत थका हुआ और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह चाह रहा था कि कोई ऐसा हो जो उसका करीबी हो और उसके गम को बाँट ले। बेटी से बढ़कर उसके लिए कोई इतना करीब नहीं था। कौन उसके दर्द को और उसकी तकलीफ़ को समझ सकता था? उसने अपना अतीत अपनी बेटी पर और उसके सामने उसका बताना शुरू कर दिया, यह जाने बगैर क्योंकि उनकी बीवी भी दरवाजे पर खड़ी थी और सब कुछ सुन रही थी। जब उस वक्त मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके बाद मैं पुलिस की भर्ती हुआ था, तो मेरी माँ को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होने लगी थी। वो जल्द से जल्द मेरे सर पर सेहरा सजाने की ख्वाहिश में लगी हुई थी और वह अपनी सहेली की बेटी की बहू बनाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था, मगर मैं किसी को भी पसंद नहीं करता था। मैंने यह सारे फैसले उन पर ही छोड़ दिए थे। मैं माँ, जैसा आप चाहोगी, जहाँ आप चाहोगी, मैं वहीं पर शादी कर लूँगा। मेरे इस फैसले से मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने चट मंगनी और पेट ब्याह वाला मामला करने मेरी शादी जल्द से जल्द करा दी। शादी के बाद मैं बहुत खुशहाली से जीवन गुजार रहा था। मुझे तुम्हारी माँ से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। जब तुम 4 साल की थी तब मेरा तबादला मेरठ की तरफ हो गया था। मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं अपना तबादला रोज़ नहीं सका था और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ की खूबसूरती और दिलकशी ने मैं खोकर ही रह गया। वहाँ मुझे एक साल ड्यूटी करनी थी और कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ के माहौल का आदी हो गया और वहाँ पर रहना मुझे अच्छा लगता था। हर रोज़ मैं घर में कॉल करके तुम लोगों की खैर खैरियत मालूम करता था। एक दिन मैं अपने कांस्टेबल के साथ छुट्टी वाले दिन उस इलाके की सैर करके बाहर निकला तो इस चेहरे को देखकर मेरी निगाह उस पर ही पलटना भूल गई थी। वह जो भी थी बहुत खूबसूरत थी और इस कदर हसीन लग रही थी कि मैं उस पर से नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपने दिल को बहुत डांटा और ख़ुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी एक बेटी भी है। मैं किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ, वह भी मुझे अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई शिकायत भी नहीं है। मैंने उस तरफ जाना छोड़ दिया जहाँ पर मैंने उस लड़के को देखा था, मगर अनजान में मेरे कदम
पर जा रुकते थे। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए कांस्टेबल ने मुझे उसके बारे में बताया। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। उसकी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा जालिम है, उस पर बहुत जुल्म करती है। और कांस्टेबल के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक दिन मैं थाने में बैठा था जब बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली थी और मेरी वहाँ पर मौजूदगी की पहली ही बारिश थी और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा लोभ और मज़े उठा रहा था। मैं खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा देख रहा था जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं चौंक कर बैठ गया। वह बड़ी तेज़ के साथ थाने में दाखिल हो गई। मैंने सोचा ये कहाँ किस काम से आ रही है इतनी बारिश में, और फिर वह मेरे बारे में पूछने लगी। उस वक्त मैं ही सीनियर ऑफिसर था। उसको कांस्टेबल ने मेरे ऑफिस में भेज दिया। वह मेरे सामने आकर बैठ गई और बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे और उस वक्त उसके थाने में मौजूदगी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उससे नज़र चुरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इस तरह से थाने के अंदर नहीं आना चाहिए था। वह कहने लगी, मैं क्या करती, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है और अब तो वह मेरी ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी कराना चाहती है। यह बात कहने के बाद वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसका रोता हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही थी, मगर थाने में जिस तरह के लोग और उन्हें जिन नज़रों से घूर-घूर कर देख रहे थे, मुझे उसकी उलझन हो रही थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और उसके घर छोड़कर आया और उससे कहा कि दोबारा इस तरह से थाने में कभी मत आना। वो वहाँ से मुँह सिकुड़ती हुई अपने घर में चली गई। उसका कहना था कि मुझे उसकी माँ से बात करनी चाहिए और मैं यह सोच रहा था यह उनका आपसी मैटर है। मैं इस समय क्या कर सकता था? मैं उसे वहाँ छोड़ने के बाद दोबारा से पुलिस स्टेशन में आ गया और रात को जब मैं अपने क्वार्टर में सो रहा था तो आधी रात को किसी ने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैं आधी रात को उसे अपने कमरे के दरवाजे में देखकर हैरान रह गया। उससे पूछा कि तुम इस वक्त इतनी रात को मेरे दरवाजे पे क्या कर रही हो? मोहित मेरे किया कि वो रोने लगी और कहने लगी कि वह आप वापस अपने घर कभी नहीं जाएगी क्योंकि सुबह होते ही उसकी सौतेली माँ उसके बूढ़े आदमी के साथ शादी करवा देगी। वह ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हो गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे घर में उसका रुकना सही नहीं है, वो इस वक्त अपने घर में चली जाए। मैं सुबह आकर वह सारा मामला देख लूँगा और उसकी माँ को भी समझा लूँगा कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसकी शादी मत करो। मगर वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ ही देर गुज़री कि जब दरवाज़ा फिर से ज़ोर-ज़ोर से खड़काने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर गाँव के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो मुझे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनका यह कहना था कि मेरा और उस लड़की का, जिसका नाम चंदा था, उसका उस लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है। उस वक्त चंदा को मेरे घर में मौजूदगी उनकी तमाम बातों को सच साबित कर रही थी। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत कोशिश की, मगर इतने लोगों के सामने मेरी एक भी नहीं चली। वो लोग मुझे धमकियां देने लगे कि वह मेरे अफसरों तक मेरी शिकायत पहुंचाएंगे कि मैं इज्जत की रखवाली करने वाला नहीं बल्कि इज्जत का लुटेरा हूँ। मजबूरन उन लोगों के दबाव में मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। अगर देखा जाए तो मेरा अपने दिल से की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उसे हासिल कर लूँ। अगर मेरे दिल की ख्वाहिश न होती तो वह एक अच्छी लड़की न होती, तो मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर उसके साथ शादी नहीं कर सकता। मगर अब मसला यह था कि मुझे कुछ टाइम के बाद वापस जाना था और मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकता था। मैं अगर तुम्हारी माँ को इस तरह की बातें बताता तो वह हंगामा खड़ा कर देती। मेरे वहाँ से तबादले के दिन करीब आ रहे थे और चंदा भी उस वक्त ऐसी हालत में थी जब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी और उसकी डिलीवरी में कुछ ही वक्त बाकी था। उस वक्त उसके साथ किसी न किसी का मौजूद होना ज़रूरी था।
आजकल उसकी सौतेली माँ उसकी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत जता रही थी और घर में भी आना-जाना रखने लगी थी। मैं अक्सर चंदा से कहता कि तुम अपनी माँ को बेवजह शक करती हो, उसे बेवजह नफ़रत करती थी। वह तो इतनी अच्छी है, तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तब चंदा खामोश होकर रह जाती और जिस दिन मुझे वापस आना था, मैंने उसकी सौतेली माँ से कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद अक्सर आकर उसे हमेशा के लिए वहाँ से ले जाऊँगा, तब तक वो उसका ख़्याल रखे। उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, चंदा भी उसकी बेटी है, वो एक माँ की तरह उसका ख़्याल रखेगी। मगर चंदा बहुत ही ज़्यादा डर रखी थी। उसका यह कहना था कि उसकी सौतेली माँ उसको जान से मार देगी। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊँ, बल्कि मगर मेरा तबादला वापस अपने शहर में हो चुका था और मैं वहाँ से ज़्यादा नहीं रुक सकता था। जब मैं वापस अपने शहर आया तो कुछ ही दिन के बाद मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो रहने लगी और फिर एक रात वो अकेला छोड़कर हमें चली गई। उसकी मौत के गम में मुझे निढाल कर दिया था। मुझे खाने-पीने का किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था और तब तो मैं चंदा को भी बिल्कुल ही भूल चुका था। कि फिर वो जब माँ का देहांत हो गया, करीब 4 महीने गुज़र गए थे। मेरा काम थोड़ा-सा कम होने लगा तो मुझे चंदा का ख़्याल आया और फिर मैं 2 दिन ज़रूरी काम का बहाना लेकर जब वापस आया तो एक क़यामत की खबर मेरे इंतज़ार में थी। उसकी सौतेली माँ ने मुझे रो-रो कर बताया कि मेरे जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मौत हो गई और फिर उसकी बेटी भी चंद साँसें लेने के बाद अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। वह मेरे लिए दूसरा गम था। मेरे लिए यह दूसरे काम की खबर थी और जब मैंने इधर-उधर से पूछा तो उसकी खबर के बारे में मुझे सच पता चल गया कि चंदा बच्चे को जन्म देने के दौरान ही उसकी मौत हो गई और फिर से अगले दिन वापस आ गया वहाँ पर और मेरे लिए रह ही क्या गया था। वापस आने के बारे में मैं बार-बार मेरे दिमाग में पर्दे पर चंदा की परछाई लहराती थी। उसकी आखिरी बात मुझे याद आती थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। मैं आज तक यह सोचता हूँ कि उसने मुझसे यह क्यों कहा। उसे कैसे यह खबर था कि वह मुझसे फिर कभी नहीं मिल पाएगी और फिर उसका वहम था जो सच साबित हो गया था। और फिर वापस आने के बाद मैंने खुद को अपनी इस गलती के लिए फिर कभी माफ़ नहीं किया। साथ-साथ मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा तो खुद को मैंने बहुत ही व्यस्त कर लिया था। धीरे-धीरे तरक्की करता गया और फिर मैं आईजी के ओहदे पर पहुँच गया। मगर इन तमाम सालों में मैं उसे भूल ही नहीं पाया था। उसका चेहरा आज भी मेरी आँखों में और मेरे दिमाग में पर्दे की तरह एक तस्वीर की तरह बनकर रह गया। मैं बार-बार उसे याद करता था और अक्सर मुझे उसकी आँखों में नमी छुपाना मुश्किल हो जाता है। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैं उसको दिलो-जान से चाहता था। मैं उससे और उसकी कही हुई बातों से आज तक पछतावा कर रहा था। मैं बुज़दिल क्यों था? मैं उसके और अपने रिश्ते को दुनिया के सामने क्यों नहीं बयाँ कर पाया? क्यों मैंने अपना रिश्ता सबसे छुपाया? जब मेरी बीवी थी, मैं उसके साथ शादी कर चुका था, तो मुझे उसे सबके सामने अपने आप अपना बना लेना चाहिए था। यह एक ऐसा पछतावा है जो मेरे दिल में रोग बन चुका है और अब एक ऐसी हकीकत मुझ पर आन पड़ी है, जिसकी वजह से मैं खुद से भी नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया हूँ। काश मैंने उसकी सौतेली माँ पर उस दिन भरोसा न किया होता, तो काश उसकी बात को भी इतनी तसदीक से लिया होता कि मेरी पत्नी के बाद मेरा बच्चा भी दुनिया से चला गया, तो आज मेरे साथ यूँ न होता। यह बात कहने के बाद वो हिचकिचाने लगा और रोने लगी। उनकी बेटी ने आँखों में नम हो गई। वह कहने लगी, पिताजी, जो होना था वो हो गया। यह सब सपना समझकर भूल जाइए। आईजी साहब उसकी बातें सुनकर कहने लगे, मैं उसे मुकद्दर की बात समझकर भूल चुका था, मगर मैं यह भी भूल चुका था कि मुकद्दर के खेल ने बड़े निराले होते हैं। मेरे साथ भी मुकद्दर ने एक अजीब खेल खेला था। उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी, मुझे बताइए क्या हुआ?
तो वह उसे बताने लगे कि उसके पास में कत्ल का केस आया है, जिसमें एक लड़की ने एक लड़के का कत्ल कर दिया है। और जब आईजी साहब उस लड़की से पूछताछ करने गए तो उसे देखकर बहुत चौंक गई, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू चंदा से मिलती जुलती थी और वह लड़की भी उसे देखकर हैरत में रह गई, जिसे देखकर वह लड़की ने उन्हें देखकर हैरत रह गई, जिसे उन्हें वहाँ देखकर उसकी मौजूदगी का यकीन नहीं हुआ। और फिर उसने होठों पर तेजी से मुस्कुराहट फैल गई। आजी ने उसकी शक्ल देखकर हक्का-बक्का रह गई। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की इतनी हद तक कैसे मिल सकता है। और फिर जब उन्होंने उस लड़की से पूछताछ करना शुरू किया तो उसने बताया कि वह चंदा की और उनकी बेटी है। यह सुनकर ही वह वहाँ से चले आए। उसके बाद उसे कोई सवाल नहीं कर सके। अब तो तीनों ही अपनी जगहों पर खामोश थे। उनकी बीवी सोच रही थी कि वह कमरे में जाकर उनका दुख बांटे या खामोशी से उनका भरम कायम रहने दे। फिर उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी को कायम किया और वहाँ से हट गई। और बेटी यह सोच रही थी कि वह अपने पिता को हौसला कैसे दे, जिस पिता ने अपनी औलाद को बचपन में ही मरा हुआ समझ लिया था। वह अब उसके सामने वो सिर्फ जिंदा हालात में मौजूद थी, बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से उनके सामने खड़ी थी। उनके गम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। अगले दिन वह हिम्मत करने के बाद दोबारा से अपने ऑफिस में गई और उस लड़के को बुलाने के लिए कहा। जब वह उनके सामने आई तो उसका चेहरा बिल्कुल ही फीका पड़ा हुआ था और जज्बात से बिल्कुल खाली हो गई थी। आईजी साहब ने उसे बैठने के लिए कहा और उसे कहा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, बचपन से लेकर अब तक तुम कहाँ पर रही हो और तुमने यह कत्ल क्यों किया है। तुम बहुत छोटी हो, इतनी छोटी उम्र में कत्ल जैसे संगीन जुर्म कैसे कर सकती हो। मुझे वो बोलने पर आई तो उसका एक एक शब्द जैसे उसके गमों में डूबा हुआ था। उसने कहा, मैं जब पैदा हुई तो मैंने सिर्फ अपनी नानी का चेहरा देखा। नानी के अलावा मैं किसी से भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं रखती थी। मगर जब मैं बड़ी हुई तो मेरी हैरत में इजाफा होता गया और नानी बाकी नानियों जैसी नहीं थी। मेरी सहेली की जो नानियाँ थी उनसे बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत लाड नखरे उठाती थी, जबकि मेरी नानी तो मुझे बहुत मारती थी, मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। उनका कहना था कि मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। मुझे नानी की ज़ुबानी ही पता चला कि मेरी माँ मेरे जन्म के दौरान ही मर गई और फिर उसके मरने के काफ़ी दिन बाद मेरे पिता वहाँ पर आए। अगर मेरी नानी ने उसे झूठ बोल दिया था कि मैं भी माँ के साथ मर चुकी हूँ और अब वो इस बात पर पछतावा करती थी कि उन्हें मुझे मेरे पिता के साथ भेज देना चाहिए था। उन्हें मेरी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल लग रही थी। जब मैं बड़ी हुई तो उन्हें अपने यह जिम्मेदारी हल्की होती हुई महसूस हुई, क्योंकि वह घर के सारे काम मुझसे करवाती थी। मुझे मोहल्ले वालों से ही पता चला कि मेरी माँ के साथ भी वह बहुत जुल्म करती थी। मेरी माँ को भी उसने छोटी सी उम्र में बहुत से काम पे लगा दिया था और खुद सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती थी। फिर मोहल्ले वालों की जुबानी ही मुझे पता चला कि आप दोनों की शादी कैसे हुई थी। मैंने इंटर तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई की। मेरी नानी तो मुझे पढ़ाने का कोई इरादा ही नहीं था। उस वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ती थी जब उन्होंने मुझे लोगों के घरों में काम करने पर लगा दिया था। उनका कहना था कि वह सारी ज़िंदगी मेरी माँ को भी खिलाती रही। अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि वह मेरी जिम्मेदारी उठा सके। मैं मेहनत और काम में जी चुराने वालों में से नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत मेहनत और लगन के साथ अपना काम करती थी। मगर मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ के मालिक की मुझ पर बुरी नज़र थी और वह मेरे साथ गलत तरीके से बात करती थी। जब मैं यह बात आकर नानी को बताती थी तो वह मुझसे कहती थी, आजकल के ज़माने में यह आम बात है, अगर वह मुझे कुछ कहता है तो सुन लिया कर, वह तुझे खाना खा नहीं जाएगा। तब मैं सोचती थी कि अगर मेरी सगी माँ होती तो क्या वह भी मुझे ऐसा ही कहती। नानी के पास ही मैंने आपकी और अपनी माँ की तस्वीर देखी थी और फिर मैंने उसे अपने पास ले लिया था और संभाल के रख लिया था और हर रात उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सोती थी। मैं अब
आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी। जब भी मुझे कोई छेड़ता या तंग करता था, तब मुझे आपकी बहुत याद आती थी। और उस वक़्त मैं इंटर में थी, जब हमारे इलाके में एक आदमी आया। उसने काफ़ी उस वो उम्र में काफ़ी बड़ा था। वो मुझे देखते ही मुझ पर आशिक़ हो गया और उसने मेरा रास्ता रोककर मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैं उसे देखकर डर गई और भागते हुए अपने घर पर आ गई। मगर तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जब शाम को ही मैंने उसे अपने घर पर देखा, तो वह मुझे देखकर अजीब अंदाज़ से मुस्कुराने लगा। वो नानी के पास चला गया और नानी ने उसके राज़ी कर लिया था। उसने नानी को पैसों का लालच दिया और उसने मेरे साथ शादी करने के लिए रज़ामंद कर दिया। जब वह चला गया तो नानी ने मुझसे कहा कि कल तुम्हारी इस आदमी के साथ शादी है। मैं नानी से मना कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्लाई भी, रोई और चिल्लाई, क्योंकि मैं अभी भी शादी करना नहीं चाहती थी और ना ही मेरी अभी शादी की उम्र थी। मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी। मेरी नानी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्हें भी यही डर था कि मैं कहीं एक दिन अपनी माँ की तरह भाग न जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अगले दिन मेरी ज़बरदस्ती शादी करने के बाद मुझे उसके साथ विदा कर दिया। वह मुझे लेकर शहर आ गया। उस रवैये से मेरे साथ वो उस रवैये उसका रवैया मेरे साथ बस ठीक ही रहता था। धीरे-धीरे मैं अपनी किस्मत से राज़ी होने लगी कि और खुद ही वहाँ पर रहने के लिए दिमागी तौर पर तैयार करने लगी थी, क्योंकि मैंने अब हमेशा ही इसी के साथ रहना था। मगर कुछ दिन ही गुज़रे थे जब उसने कमरे में अय्याश लोगों का आना-जाना शुरू हो गया। पहले तो मैंने सिर्फ़ उससे हाय हेलो करने के बाद वहाँ से चली आती थी, मगर अब वह मुझे इस बात पर तैयार करने लगा कि मैं उसको दोस्तों के साथ बातचीत करूं। वह मुझे ज़बरदस्ती लोगों के सामने पेश करने लगा। उस दिन जब वह नशे की हालत में था तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। अगर मैं उसे ख़त्म नहीं करती तो वह मुझे ऐसे ही हमेशा सताता और अपने दोस्तों के सामने मुझे रुस्वा करता, मेरी इज़्ज़त का सौदा करता रहता। यह सुनकर तो उसके पापा की आंखों से आंसू आ गए। पूछताछ पूरी हो गई, सारी बात बिल्कुल सामने आ गई थी। एक लड़की ने अपनी जान और इज़्ज़त बचाने के लिए अपने पति का कत्ल किया था। आईजी साहब ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर वो उसकी नानी को भी ज़रूर सबक सिखाना चाहते थे। जिसने उससे झूठ बोला कि उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर जब वो वहाँ गई तो पता चला कि वो इस दुनिया से चल नहीं रही। उनके अंदर गुस्से का एक लावा था जो भड़क रहा था। उन्होंने अच्छे से अच्छा वकील किया। उसमें रीता की कोई गलती नहीं थी। उसने कत्ल दबाव में आकर किया था। अदालत ने उसे 7 साल की सज़ा सुनाई थी। 7 साल पूरे होने के बाद होते ही वो अपने घर में आई और फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहकर उसको मिलवाया कि वह उनकी बेटी है, और उनकी बीवी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और अपने साथ वैसा ही सलूक करने लगी जैसे वो अपनी सगी बेटी के साथ करती थी। रीता बहुत ही ज़्यादा खामोश रहती थी। वो बहुत ही कम बात करती थी। एक दिन जब उसकी सौतेली बहन रोहिणी ने उसकी इस कदर खामोशी की वजह पूछी तो वह कहने लगी, मैंने सारी ज़िंदगी माता पिता के साए के बिना ही गुजारी है, उनकी मोहब्बत और प्यार के बगैर गुजारी है, और अब जब अपने पिता के घर में आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाप का सहारा कितना मजबूत होता है। कोई इंसान की तरफ मैली नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत भी नहीं करता है। और अगर मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में पली बड़ी होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत अलग होती। रोहिणी ने उसे गले लगा लिया और उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, अब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने उससे कहा कि अगर तुम आगे अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर रीता ने नहीं कहकर इनकार कर दिया कि अब उसे पढ़ा नहीं जाता, अब उसे कुछ याद नहीं रहेगा। आईजी साहब ने उसका फ्यूचर की वजह से बहुत परेशान रहते थे। फिर उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त से हुई जिन्होंने रीता को देखा और उसके बारे में आईजी साहब से रीता का रिश्ता मांगा, और अब आईजी साहब ने उस रीता के अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया।
और उन्होंने बताया कि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, मुझे पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन आईजी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। सारी बातें बताने के बाद उन्होंने उन्हें आगाह कर दिया था कि कल अगर कोई बात उनको पता चली तो वह उनसे कोई शिकवा ना करे। मगर उनका यह कहना था कि जब से उनके बेटे ने रीता को देखा तभी से उन्हें रीता से शादी करनी है, यह जिद पकड़ी हुई है। इसी लड़की से शादी करेगा। यह सुनकर आईजी साहब को दिली सुकून हो गया और उन्होंने रीता से उसकी मर्जी पूछने के बाद उसकी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक बहुत ही जल्द करने की ठान ली। लेकिन रीता को अब भी डर था कि कहीं बाद में परेशानी न हो, उसका पति उसके ससुराल वाले उसके साथ न जाने कैसा सलूक करेंगे। मगर उसकी तमाम शक गलत साबित हुए, क्योंकि वह लोग बहुत अच्छे थे और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद रीता की शादी कर दी गई और रीता अपने घर में खुशी खुशी रहती है। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वह अब सब भुला चुकी थी और नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।